मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं रतंजय सर आपका इंग्लिश की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे सोनेट 18 का एनालाइज करेंगे। सोनेट 80 इसका दूसरा नाम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। हम लोग अब पोएट के डिस्क्रिप्शन करेंगे। इस कविता को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1564 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 यानी 1616 में हुआ था। ये दोस्तों इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये बहुत ज़्यादा फेमस कवि थे, ये ड्रामाटिस्ट थे। इनको इंग्लैंड के नेशनल पोएट के रूप में जाना जाता है, यानी ये इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि थे। ये विश्व के जाने माने नाटककारों में से एक थे। इन्होंने सोनेट्स, हिस्टोरिकल प्लेज, ड्रामाज, ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ तथा कहानियाँ भी लिखा है। इस सोनेट में हम लोग देखते हैं कि कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने बिलव्ड का कंपैरिजन किया है सन से, समर के डे से। इनके द्वारा कुछ लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं, जिसका नाम है मैकबेथ, मिडनाइट समर्स डे, ओथेलो इत्यादि। ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम को लिखा तो क्या क्या हुआ, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसको सुनकर आपको यकीन तो नहीं होगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए ये क्या है, रियल है। विलियम शेक्सपियर ने जब इस पोएम को लिखा था, तो सोनेट 18 को लिखा था, उससे पहले उन्होंने बहुत सारे पोएम और ड्रामा लिख चुके थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फेमस पोएट है, उसकी कोई भी जब नई कविता प्रकाशित होती है तो रीडर्स को उस कविता के प्रति बहुत जिज्ञासा होती है। ठीक उसी प्रकार जब विलियम शेक्सपियर ने इस कविता को लिखा तो बहुत कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई। यहाँ पर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ये पोएम किसके लिए लिखा गया है। इसको पढ़कर बाद में हम लोगों को ये पता चला कि शेक्सपियर ने इस कविता को अपनी बिलव्ड फ्रेंड के बारे में लिखा है, पर वो बिलव्ड मेल था या फीमेल ये पता नहीं चलता। बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये पोएम इन्होंने अपने मेल फ्रेंड के लिए लिखा है। उस कविता में विलियम शेक्सपियर ने अपने मेल फ्रेंड की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। उन्होंने अपने फ्रेंड को समर के एक दिन की तरह बताने की कोशिश की है, बल्कि उससे अच्छा बताने की कोशिश की है। यहाँ सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे कोई एक मेल दूसरे मेल की ऐसी तारीफ़ कर सकता है। अगर कोई मेल फीमेल की तारीफ़ करता है तो वो ठीक लगता है, पर मेल मेल की तारीफ़ करता है तो वो थोड़ा ऑड लगता है, अजीब लगता है। पर ये रियल है, यही इसकी वास्तविकता है कि विलियम शेक्सपियर ने इस कविता को अपने मेल फ्रेंड के लिए लिखा है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पोएम का नाम सोनेट 18 क्यों पड़ा। इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने कुल 154 सोनेट्स लिखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 14 लाइन की कविता को ही सोनेट्स कहते हैं। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं और ये उनकी सोनेट नंबर 18 है, इसलिए इसको सोनेट 18 कहते हैं। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न ये आ रहा होगा कि जब इसका नाम सोनेट 18 दिया हुआ है तो फिर शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे क्यों पड़ा। विलियम शेक्सपियर ने जब इस पोएम को लिखा था तो इसको इन्होंने अन्य कवियों की तरह सोनेट 18, सोनेट 19 की तरह इसका भी नाम रख दिया। जब ये पोएम प्रकाशित हुआ तो रीडर्स ने देखा कि इस पोएम का फर्स्ट लाइन बहुत ही डेकोरेटेड है, तो उन्होंने इस पोएम के फर्स्ट लाइन को ही इसका टाइटल बना दिया। ये सोनेट 14 लाइन की है, जिसके प्रथम 8 लाइन को
ऑक्टेव और अंतिम 6 लाइनों को सेस्टेट कहते हैं। इस कविता में 4 लाइन का 3 स्टैंजा है, जिससे क्वाट्रियंस कहा जाता है। तथा अंतिम के 2 लाइनों को कॉपलेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम जो है वो इस तरह होने वाली है। फर्स्ट स्टैंजा फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डे, तथा फर्स्ट स्टैंजा का थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है मे। तो डे और मे सुनने में एक जैसा लगता है, इसलिए इसको ए मार्क करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा के सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है टेम्परेट, तथा फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डेट। तो यहाँ टेम्परेट और डेट दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, तो इसे हम लोग बी से मार्क करेंगे। उसी तरीके से सेकेंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा को भी हम मार्क करेंगे, जिसको सी डी फॉर एफ मार्क किया जाएगा। लास्ट के 2 लाइन को हम लोग कॉपलेट्स कहते हैं। कॉपलेट्स कहने का कारण यह है कि लास्ट दोनों लाइन सुनने में एक जैसा लगता है, इसलिए इसे कॉपलेट्स कहते हैं। कॉपलेट्स का फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड सी तथा सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड दी दोनों एक जैसा मिलता जुलता है, इसलिए इसे जी से मार्क किया गया है। अब हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे। Shall I compare thee to a summer's day? आप सोच रहे होंगे कि यहाँ शैल का प्रयोग क्यों हुआ है, इसके जगह वुड में कैन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो वुड में कैन का इस्तेमाल करते हैं, पर शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हमें किसी पर्सन को बहुत रिस्पेक्ट देना होता है तो हम शैल का प्रयोग करते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के एक दिन से करूं? विलियम शेक्सपियर ने यहाँ ऐसा क्यों किया है? उन्होंने अपने बिलव्ड की तुलना गर्मी के एक दिन से क्यों की है? तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में पूरे वर्ष बहुत अधिक ठंड पड़ती है। गर्मी उन लोगों के लिए एक फेस्टिवल की तरह है, त्यौहार की तरह होती है। उन लोगों के चेहरे में हैप्पीनेस, जॉय देखने को मिलता है। गर्मी के दिनों में वे बीच पर अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने जाते हैं। गर्मी का दिन वे लोग ग्रैंड की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए शेक्सपियर ने अपने बिलव्ड फ्रेंड की तुलना समर से की है। इसका सेकेंड लाइन है दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। दो का मतलब तुम तथा आर्ट का मतलब होता है आर। तो यहाँ पर शेक्सपियर कहते हैं कि अपने बिलव्ड फ्रेंड को बिलव्ड फ्रेंड की आप जो है समर के डे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि विलियम शेक्सपियर अपने बिलव्ड फ्रेंड को समर से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो कहते हैं कि आप में बहुत ही ज़्यादा स्थिरता है। यानी वो जो उनका फ्रेंड है वो बहुत ही ओपन माइंड का है, सबके साथ वो अच्छे से रहता है, लोग उनकी कंपनी बहुत पसंद करते होंगे, इसलिए वह अपने फ्रेंड को स्थिर बता रहे हैं। समर आया है तो चला जाएगा। कभी हो सकता है बादल के कारण उसकी रोशनी भी ढक जाए, पर उसके फ्रेंड के साथ कभी ऐसा होने वाला नहीं है। और टेम्परेट का मतलब होता है बैलेंस्ड, मॉडरेट, स्टीडली। ठीक है। नेक्स्ट है रफ विंड डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। डार्लिंग बर्ड्स का मतलब प्रिय कली। जो फ्लावर का पहला स्टेज होता है उसे बर्ड्स यानी कली कहते हैं। मई में इंग्लैंड में स्प्रिंग का सीज़न होता है। मार्च अप्रैल में वहाँ 3 महीने स्प्रिंग का सीज़न रहता है। समर जून से वहाँ गर्मी स्टार्ट होती है, पर उसका असर मई से ही दिखाई पड़ना चालू हो जाता है। पर जो गर्मी
जो गर्मी का झुलसाने वाली हवा होती है, वो जितनी भी गर्मी की झुलसाने वाली हवाओं का असर मई से ही दिखाई पड़ने चालू हो जाती है। तो जितनी भी कलियां होती है वो गर्मी की हवा उसे झकझोर कर रख देती है। कवि ने यहाँ पर इस लाइन में गर्मी की निंदा की है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। यहाँ हैथ का मतलब हैज़ होता है, और शेक्सपियर यहाँ पर कहते हैं कि जो समर है वो आता है और कुछ दिनों के बाद चला जाता है, यानी कि वो कुछ दिनों के लिए आता है। यहाँ पर लीज शब्द का भी प्रयोग हुआ है। लीज का मतलब है दूसरों से चीज़ों को उधार लेना और एक निश्चित समय के लिए पैसे के बदले उस मैंने गलत थोड़ा बता दिया। लीज का मतलब है दूसरों से चीज़ों को उधार लेना एक निश्चित समय के लिए पैसों के बदले, और समय की सीमा समाप्त होने के बाद उस चीज़ को उसे लौटा देना। यहाँ कवि कहते हैं कि समर का जो दिन है वो बहुत ही कम समय के लिए आता है और मानो ऐसा लगता है कि वो लीज पर आया हो। Sometime too hot the eye of heaven shines। The eyes of heaven यहाँ सन को कहा गया है, और शेक्सपियर कहते हैं कि स्वर्ग की जो आंखें हैं यानी सन, वो बहुत तेज़ी से चमकता है, वह बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर शेक्सपियर सन को भी रिस्पेक्ट देते हैं, पर अभी भी वह सन से बेटर अपने बिलव्ड फ्रेंड को मानते हैं। इसका पता हमें 3rd स्टैंजा में चलेगा। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डीम्ड। यहाँ शेक्सपियर कहते हैं कि सूर्य की जो रोशनी है वह तेज़ी से चमकता है, और जिसका स्किन कलर गोल्डन है वह भी बादल के घिर जाने के कारण उसका कलर भी फेड धुंधला हो जाता है। या कम्प्लेक्शन का मतलब स्किन कलर को कहा गया है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। कवि यहाँ कहते हैं कि प्रायः सुंदर से भी सुंदर चीज़ों की सुंदरता चली जाती है। बाई चांस का मतलब अचानक होता है, मतलब किसी बीमारी या किसी दुर्घटना के कारण भी किसी की खूबसूरती जा सकती है। और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या प्रकृति के बदलने के कारण भी उसकी खूबसूरती जा सकती है। मतलब समय के बदलने के कारण किसी भी वस्तु या लोगों की सुंदरता धुंधली पड़ने लगती है और कुछ समय के बाद वह नष्ट हो जाएगी। बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। शेक्सपियर ने यहाँ बट का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर टर्न आता है, एक मोड़ आता है, जिसमें वो अपने बिलव्ड फ्रेंड के बारे में कहते हैं कि उसकी जो सुंदरता है वो किसी भी कारण से फेड नहीं हो सकती, धुंधली नहीं हो सकती, उसकी सुंदरता नष्ट नहीं हो सकती। यहाँ दी का मतलब योर, इटर्नल से फ्रेंड और समर से सुंदरता को कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट लाइन है नॉट लूज पोसेसन ऑफ दैट फेयर दो ओवेस्ट। यहाँ पोसेसन का मतलब होता है अधिकार, ओवेस्ट का मतलब होता है ओन यानी खुद का। यहाँ कवि कहते हैं कि उसके फ्रेंड की खूबसूरती, उसकी फेयरनेस, उसका यंगनेस खुद का है, उस पर उसका खुद का अधिकार है। वह गर्मी की तरह नहीं है जो लीज पर लेकर आया हो। नॉर शैल डेथ ब्रैग दो वंडरेस्ट द ही सेड। दो का मतलब होता है यू और ब्रैग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। यहाँ पर कहा गया है कि जब किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु अवश्य होती है, पर शेक्सपियर कहते हैं कि मेरा जो फ्रेंड बिलव्ड है उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग है, कभी भी उस पर मृत्यु की छाया नहीं पड़ सकती। वेन इन इंटरनल लाइन्स टू टाइम दो ग्रोस्ट
यहाँ इंटरनल लाइन से कवि शेक्सपियर अपनी कविता की लाइन के बारे में कह रहे हैं। दो का मतलब तुम्हारा, मतलब योर। कवि कहते हैं कि जब तक ये कविता रहेगा, जब तक इसे लोग पढ़ते रहेंगे, तब तक उनका फ्रेंड लोगों के बीच जीवित रहेगा। और आखिरी के अंतिम दो कॉपलेट्स अब हम लोग पढ़ेंगे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आइज कैन सी, जब तक लोगों की सांसें चलेंगी, लोगों की आंखें देखती रहेंगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, तब तक ये कविता जीवित रहेगा और इस कविता के माध्यम से तुम यानी विलियम शेक्सपियर का फ्रेंड इस धरती पर याद किया जाएगा। इन चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही खूबसूरती से अपने बिलव्ड को इस संसार में जिंदा रखने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।